तो आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, प्ले लिस्ट में इससे पहले मैंने क्या पढ़ा दिया है, कौन सा टॉपिक, हुमायूं के बारे में। और हुमायूं के दोनों पार्ट पढ़ा दिए हैं, आराम से वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो क्लास को शेयर अवश्य करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य, वो अकबर के विषय में पढ़ेंगे और अकबर का बेसिक पार्ट ही पढ़ेंगे। पहला भाग है इसका अकबर का, और अकबर के पहले भाग में बेसिक चीज़ों को ही पढ़ेंगे। उसके बाल्यकाल की अवस्था से लेकर के कहाँ कहाँ उसने हुमायूं के साथ अपना लड़ाइयों में या युद्धों में भाग लिया, उस विषय में पढ़ेंगे। और भारत में गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठने के साथ कौन कौन सी दिक्कतें थी अकबर के सामने, कौन कौन सी समस्याएं थी। जैसे राजनीतिक समस्या हो गई, आर्थिक समस्या हो गई, है ना। आर्थिक में सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की, और राजनीतिक में सबसे बड़ी समस्या थी कि हुमायूं के निधन के बाद बहुत सारे राज्य जो थे हुमायूं ने जीते थे भारत में, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। तो अकबर को संगठित करने थे दोबारा से सभी राज्यों को जीतने के बाद। तो ये अकबर की समस्या थी भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद। ठीक है, तो चर्चा शुरू कर लेते हैं। जैसा कि पता है, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, हुमायूं ने खूब पढ़ाने लिखाने की कोशिश करी अकबर को, लेकिन अकबर नहीं पढ़ा सा। शिक्षक भी तैनात किए, एक शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षक जो कि बाद में अकबर के प्रधानमंत्री बनते हैं और अकबर के 4 साल के शासन को वही चलाते हैं, अकबर को गद्दी पर बैठा करके। चूंकि अकबर जब गद्दी पर बैठा अल्पायु का था, बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठ गया था भारत के शासन को चलाने के लिए। कितनी उम्र में बैठ गया था, 13 वर्ष 4 महीने की उसकी उम्र थी। उस समय उसका राज्य अभिषेक हो गया था भारत की गद्दी पर 1556 में, हुमायूं की तुरंत मृत्यु के बाद, है ना। तो कम उम्र थी, उसे नॉलेज नहीं थी इतने बड़े शासन को चलाने की। राजनीति किस प्रकार की है भारत में, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो अफगानों के नियंत्रण में, कौन से राज्य ऐसे हैं जो राजपूतों के नियंत्रण में, है ना, या कौन से राज्य ऐसे हैं जो दक्षिण भारत में ताकतवर शक्तियां हैं। तो इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना अकबर के लिए स्वाभाविक नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो बैरम खां बहुत ही योग्य आदमी था। भारत आया था जी अपनी आजीविका के लिए हुमायूं के समय में, तो हुमायूं की सेना में शामिल हो गया। हुमायूं के साथ उसने सरहिंद के युद्ध में बड़ी ईमानदारी से काम किया, तो हुमायूं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो हुमायूं ने इसे अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया, और मृत्यु से पहले ही हुमायूं ने अपना उत्तराधिकारी कैसे नियुक्त कर दिया, अकबर को। तो बैरम खां की ये थोड़ी सी स्टोरी है। तो बैरम खां मुख्य शिक्षक या मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पर पहले तो शिक्षक बनाया पढ़ाने के लिए, लेकिन अकबर की कोई दिलचस्पी नहीं पढ़ाई में। उसने कहा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी भैया, कुछ और ही काम करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मुगलों का एकमात्र शासक बताइए जो अनपढ़ था, जो पढ़ा लिखा नहीं था। तो मुगलों में सिर्फ एकमात्र शासक था अकबर, जिसकी शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं रही, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इस पॉइंट को कंटेस्ट कर लेना, नोट्स बना लेना, लिख लेना, कई बार छपाए जी, ठीक है। लेकिन कोशिश करी हुमायूं ने, भाई पिता तो सभी के कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की आज भी दिलचस्पी नहीं रहती है दूसरे अन्य कामों में, या अन्य जो कॉन्सेप्ट रहते हैं दिमाग में कुछ अलग प्लान चल रहा है तो उनमें दिलचस्पी रहती है, पढ़ाई में दिलचस्पी के अलावा। ऐसी अकबर की भी दिलचस्पी नहीं रही। तो बैरम खां शुरू में टीचर था उसका, स्टार्टिंग में अकबर का, लेकिन जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा 13 साल 4 महीने की उम्र में, कम आयु थी, अल्प आयु थी, शासन को चला नहीं सकता था, चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं था। तो बैरम खां ने चलाया 4 साल तक, 1556 से 60 तक का जो शासनकाल है अकबर का, 4 साल के शासनकाल की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसे बैरम खां का शासनकाल कहा जाता है, या संरक्षक के रूप में शासनकाल कहा जाता है। क्योंकि बैरम खां हुमायूं के साथ रह करके एक योग्य सेनापति हो गया था, और राजनीतिक कुशलता भी थी, सैनिक कुशलता भी थी उसके अंदर। तो इस वजह से 4 साल अकबर को गद्दी पर बैठा करके सारी चीज़ों को उसी ने देखा, दिल्ली अथवा आगरा में। क्योंकि मुगलों का सिर्फ 2 ही जगह नियंत्रण था अकबर के शासनकाल में, दिल्ली पर और आगरा में। और बाकी के जितने क्षेत्र थे जो हुमायूं ने जीते थे, उन्होंने लगभग अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी हुमायूं के निधन के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अंत तक वीडियो में बने रहेंगे और शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिक क्लास है, इस क्लास का जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें बहुत डिटेल से बात करेंगे अकबर के विषय में, लेकिन आज की बेसिक परिचय ये आपको याद होना चाहिए। इस क्लास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो दूसरी और तीसरी जो भी क्लास बनेगी, उम्मीद है कि कहीं अकबर की 3 नहीं बनानी पड़ी। तो अकबर का टॉपिक बहुत बड़ा है पूरे मुगल साम्राज्य में, और सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन आते हैं तो अकबर से ही पूछे जाते हैं पेपर्स में, है ना। एग्जाम्स में जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ से अकबर के विषय में ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए अभी तक। तो देखो शुरू करते हैं, टॉपिक अकबर है। तो सबसे पहले जन्म की बात कर लेते, कल भी पढ़ा दिया था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है, और कहाँ पे होता है, अमरकोट नामक जगह पर, जो कि सिंध प्रांत में आती है। सिंध प्रांत कहाँ, पाकिस्तान में। और किसके गर्भ से होता है, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये कल भी बताया था मैंने, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जन्म हुआ अकबर का। अकबर का पूरा नाम लिख लीजिए, ये बेसिक बात है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम है। अकबर का राज्य अभिषेक कब होता है, 14 फरवरी 1556 को।
कालानौर, ये लिख लेना कौन सी जगह राज्य अभिषेक हुआ था, ये कई बार पूछा गया है। और वर्ष 1556 और 14 फरवरी, 14 फरवरी डेट बड़ी आ रही है, बार बार आएगी पूरे मुगल साम्राज्य में। एक तो 14 फरवरी 1483 जब पड़ा, जब बाबर का जन्म हुआ। ठीक है, किसका जन्म हुआ? बाबर का। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर के मतलब दादा का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी को। ठीक है, और फिर अकबर का राज्य अभिषेक भी कब हो रहा है? 14 फरवरी को। डेट बड़ी कॉमन है, बहुत सारे पॉइंटों में आएगी। तो जगह कहाँ है? कालानौर। जी देखो वर्तमान में कहाँ है? गुरदासपुर में पड़ते हैं। गुरदासपुर नहीं जानते हो तो पंजाब राज्य लिख लेना। गुरदासपुर कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ से इस समय सनी देओल सांसद भी हैं। गदर सेकंड पिक्चर आई है, तो गदर सेकंड जो पिक्चर आई है उसमें जो अभिनेता है, मुख्य रोल करता है सनी देओल साहब, बीजेपी पार्टी से सांसद हैं वर्तमान में। और कहाँ से सांसद है वो? गुरदासपुर से। ये एक जिला है पंजाब का। इसी जिले के अंतर्गत एक जगह थी कालानौर। तो वहां पर जैसे ही उसे पता चला कि पिता का निधन हो गया है, अकबर इधर ही था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद तुरंत अकबर, बैरम खां की देखरेख में अकबर को गद्दी पर बैठा दिया गया। कहाँ पे? कालानौर में ही। राज्य अभिषेक वहीं पर करा दिया गया, कालानौर, पंजाब, गुरदासपुर में पड़ती है ये जगह। ठीक है, अकबर के शिक्षकों की बात करें, भाई हुमायूं ने कहा कि भाई पढ़ाई वढ़ाई करो, तो पीर मोहम्मद एक टीचर लगाए उन्हें पढ़ाने के लिए, और एक बैरम खां, जैसा कि बैरम खां का उल्लेख बहुत है ना, ये दो शिक्षक लगाए। लेकिन अकबर का कोई लेना देना नहीं था पढ़ाई लिखाई से। उसे मैंने जैसा कि क्वेश्चन बताया कि अकबर का जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो कौन सा आता है? एकमात्र मुगलों में जो पढ़ा लिखा शासक नहीं था वो था अकबर। कोशिश तो करी लेकिन पढ़ा नहीं वो। तो देखो नहीं पढ़ा तो उसकी दिलचस्पी काय में थी? अकबर की दिलचस्पी थी राजनीति में, शासन में, लड़ाइयों में, घुड़सवारी में, है ना, इनमें दिलचस्पी शुरू से बचपन से ज्यादा थी अकबर की। तो पढ़ाई तो करी नहीं उसने, नहीं पढ़ाई करी तो उसके दिमाग को समझ आ गया, तो उसके आधार पर उसी हिसाब से हुमायूं ने काम कराया। तो 9 साल की उम्र में कुल अकबर को गजनी का राज्यपाल बना दिया था हुमायूं ने। कहाँ का राज्यपाल बना दिया था? गजनी का। गजनी का अफगानिस्तान में एक शहर का नाम है। महमूद गजनवी करके पढ़ते हैं हम। एक आक्रमणकारी था, एक आक्रांता था जिसने भारत पर आक्रमण किया, वो यहीं से आया था, इसी वजह से उसका नाम गजनवी था। तो उसके शहर का नाम गजनी है। तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो भैया जो फिर शासन में करो, राजनीति में आओ आप। तो हुमायूं ने उसने कह दिया कि भाई तुम राज्यपाल बन जाओ। कहाँ का राज्यपाल बना दिया? सिर्फ 9 साल की उम्र में, समझ रहे? उम्र देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उम्र पर। 9 साल में गजनी शहर का राज्यपाल बना दिया। गजनी मतलब अफगानिस्तान, ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, यहाँ से महमूद गजनवी आया था भारत में। अब आगे बात करते हैं। अकबर का रुझान पढ़ाई लिखाई में था नहीं, शासन में ज्यादा था। ये लिख लेना चाहो तो, शासन चलाने में या घुड़सवारी में, है ना, या तीरंदाजी में, इनमें ज्यादा था, ये लिख लेना। सरहिंद के युद्ध में, जब सरहिंद का युद्ध कब लड़ा? 1555 में। कहाँ पे? पंजाब में लड़ा था सरहिंद की। कल मैंने पढ़ाया था सरहिंद की लड़ाई कहाँ हुई? 1555 में, जो हुमायूं दोबारा आता है भारत में शासन करने के लिए। तो उसके साथ अकबर भी था, हुमायूं के साथ उसने, अकबर ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। इसी के फलस्वरूप अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया, उसकी युद्ध कुशलता को देख करके। मतलब सरहिंद की लड़ाई में अकबर साथ में आया था हुमायूं के, तो उसकी युद्ध कुशलता को देख करके, अकबर की युद्ध कुशलता को, कम उम्र में युद्ध कुशलता को देख करके कहाँ का सूबेदार बना दिया? वो पंजाब का सूबेदार बना दिया। पहले गजनी का था अफगानिस्तान में, जब साथ में इधर आया, सरहिंद की लड़ाई में भाग लिया, शामिल हुआ, तो युद्ध कुशलता को देख करके पंजाब का चार्ज दे दिया। पंजाब का चार्ज देने के बाद उसकी देखरेख के लिए किसे वो बना दिया? प्रोटेक्टर के, भाई जाए अकबर है अपने उसमें रखना है, आपको अपने केंद्र बिंदु में रखना है, अपने अधिकार में रखना है। और संरक्षक किसे नियुक्त कर दिया? बैरम खां को। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां को नियुक्त कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना बैरम खां। अब आगे बात करते हैं। हुमायूं ने अपना उत्तराधिकारी कैसे घोषित कर दिया? मृत्यु से पहले ही अकबर को घोषित कर दिया था। मृत्यु से पहले घोषित कर दिया कि भाई हमारी मृत्यु हो जाएगी तो अकबर बनेगा उत्तराधिकारी। ठीक है, ये नोट करते चलो, बेसिक बात है, बेसिक क्लास है, आराम से पढ़ो। दूसरी क्लास में और डिटेल्स में चर्चा करेंगे अकबर के विषय में। अकबर जब शासक बना उस समय अकबर की उम्र मात्र 13 साल 4 महीने की थी। 13 साल 4 महीने की थी, लिख लेना, लगा लो आप अंदाज। जब भारत में गद्दी पर बैठ गया, कालानौर गुरदासपुर में राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद वो बाद में आगरा और दिल्ली आया, तो मात्र 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया भारत की पर, लगा लो आप अंदाज। और इस गद्दी को चलाने के लिए, इसकी देखरेख करने के लिए हुमायूं घोषित कर गया था पहले ही, किसको? बैरम खां को। तो 1556 में अकबर बैठता है गद्दी पर, और 56 से 60, मतलब जो 4 साल का समय, 60 तक का, उस 4 साल को शासन चलाने का जो मुख्य
करता धरता कहा जाता है वो बैरम खां को कहा जाता है। बैरम खां के हिसाब से अकबर ने काम किया, क्योंकि अकबर भी छोटा था, समझ रहा था चीजों को, भारत की स्थिति को समझ रहा था, राजनीतिक स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को, जलवायु की स्थिति को, कौन से राज्यों से लड़ना है, कौन से राज्य कोशिश कर रहे हैं दिल्ली को हथियाना। अफगानों से सबसे ज्यादा खतरा था, अफगानों से तो बाबर को भी रहा, अफगानों से हुमायूं को भी रहा, अफगानों से अकबर को भी रहा, क्योंकि इधर जो उत्तराधिकारी बदल रहे हैं तो भाई उधर भी तो उत्तराधिकारी के बाद उत्तराधिकारी आ रहे हैं कोई ना कोई अफगानों में। तो लगातार अफगानों का और मुगलों का संघर्ष जारी रहा कई शासकों के बीच में, जो एक एक करके आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वजह से बैरम खां को बनाया जाए। 13 साल 4 महीने में जो गद्दी पर बैठ गया भारत में, कौन बैठ गया? अकबर। आगे देखो, अकबर ने बैरम खां को, जब बैरम खां के उसने निर्देश में काम करना शुरू किया तो खाने खाना की उपाधि से सम्मानित कर दिया। ये लिख लेना, नोट कर लेना, बैरम खां को कौन सी उपाधि दे दी? खाने खाना की। ठीक है, अब देखो जब अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर की जो आरंभिक कठिनाइयां थी वो कौन सी कठिनाइयां थी आरंभिक? एक तो राजनीतिक बहुत बड़ी समस्या थी अकबर के शासनकाल में, दूसरी आर्थिक समस्या थी। आर्थिक का मतलब पैसे से होता है सीधा सीधा। पैसे का मतलब ये था कि अकबर के शासनकाल में अकाल भी पड़ गया था, बहुत सारी जगह वर्षा नहीं होती, फसल उत्पादन नहीं हो पाया था, तो जनता से टैक्स नहीं प्राप्त कर पाए थे। एक बात तो ये, और एक बीमारी फैल गई थी अकबर के शासनकाल में, इस बीमारी का नाम प्लेग है। इसका उल्लेख कई बार ब्रिटिश शासनकाल में भी आता है जब अंग्रेजों को भारत में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे समस्या थी अकबर की एक तो बहुत बड़ी, क्योंकि बीमारी फैल रही है, बीमारी को रोकने के लिए पैसा की आवश्यकता है, और कोष भी उस समय खाली हो गया था। आगरा का सबसे बड़ा भंडार था, आगरा का कोष ही सबसे पहले बाबर खाली कर गया, राया बच्चा हुमायूं ने खाली कर दिया। तो अकबर के सामने ये भी समस्या आ गई पैसे की। और राजनीतिक समस्या ये थी कि जो हुमायूं जीत के गया था जिन राज्यों को, हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, छोटे छोटे अलग अलग मुगलों को हरा करके वहां से। ठीक है, तो जो राजनीतिक समस्या थी, तो जो राज्य था पूरा, जैसे ही अकबर शासन में बैठा भारत का, वो विभाजन हो गया था पूरा का पूरा, संगठित नहीं था। तो अकबर की सबसे पहली जो क्या बोल सकते हैं एक तरीके से पहली डिमांड थी या पहली जो व्यवस्था थी उसके शासन में आने के बाद, वो राज्यों को संगठित करना है जीतने के बाद। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं ये थी उसकी, और आर्थिक कोष खाली हो गया था। अब इसमें कुछ राज्यों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जो स्वतंत्र थे और स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, जैसे कश्मीर ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, मुल्तान ने भी कर दी, सिंध ने भी कर दी। जो समस्याएं थी भैया, है ना, इन राज्यों ने क्या कर दी? स्वतंत्रता घोषणा कर दी। ठीक है, स्वतंत्र राज्य होने की। और बिहार और बंगाल पे तो आपको पता ही है अफगानों का कब्जा था, अफगानों का सबसे ज्यादा दिक्कत थी। अकबर को भी रही, हुमायूं को भी रही, और बाबर को भी रही। किसकी रही? अफगानों की रही। तो बिहार और बंगाल तो भैया केंद्र बिंदु थे, आपको पता ही है। मालवा, गुजरात स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे ये। ठीक है, राजस्थान में यदि बात करें तो जोधपुर, मारवाड़ और मालदेव, एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया गया था जहां पे, कहां पे? जोधपुर, मारवाड़ और मालदीव में। दक्षिण भारत में बात करें तो एक राज्य था बरार, एक राज्य बीदर था, एक राज्य अहमदनगर। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना। गोलकुंडा राज्य था, इन्होंने भी स्वतंत्र घोषित कर रखा था अपने आप को। तो ये थोड़ा सा मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं, इनका डिटेल्स में इन पे आक्रमण किया अकबर ने, अभियान चलाए अकबर ने पूरी ताकत से। उन अभियानों की हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में बढ़ के सहित आते हैं, कि अकबर ने दक्षिण भारत में सबसे पहला अभियान कहां पे चलाया, प्रश्न आता है। राजस्थान में सबसे पहला अभियान कौन सी रियासत के खिलाफ चलाया, है ना। अकबर ने सबसे पहले अफगानों से कब युद्ध किया, जे इस तरीके से प्रश्न आते हैं। इन पॉइंटों पे कल में आएंगे, डिटेल में आएंगे, अभी सिर्फ समझो बेसिक रूप से कि अकबर की गद्दी पर बैठने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें थी और कौन कौन से राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य विभाजन हो गया, और विभाजन हुए राज्य को संगठित करना था। ठीक है, किसको करना था? अकबर को। अब देखो, और ये समस्या थी कि पुर्तगालियों का भी प्रवेश हो गया था भारत में, पुर्तगालियों का प्रवेश हो गया था भारत में। तो पुर्तगालियों ने अरब सागर व फारस की खाड़ी पर कब्जा कर लिया था, और गोवा और दमन द्वीप पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। मतलब अकबर के सामने बड़ी समस्या लिखी है कि विदेशी भी आ गए थे भारत में, और विदेशियों ने गोवा और दमन द्वीप पर कब्जा कर लिया था, बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ के तो थे ही, अफगान तो थे ही जो अकबर का विरोध कर रहे थे और अकबर से हमेशा युद्धरत रहे, हुमायूं से और बाबर से भी, इनकी समस्याएं तो थी यहाँ पे। इसके अलावा पुर्तगालियों ने गोवा और दमन द्वीप पर कब्जा कर रखा था उसमें, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, ये भी दिक्कत थी अकबर के सामने। और दिक्कत एक सिकंदर सूर, अच्छे से लिख लीजिएगा, अफगान शासक था, और मोहम्मद आदिल शाह, अफगानों के नेतृत्व में ये दिल्ली पर दोबारा से कब्जा करना चाह रहे थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद ये दोनों लोग अफगान शासक थे, अलग अलग इलाकों के अफगान शासक थे भारत में, अभी मैं बताऊंगा। जैसे हुमायूं का निधन हुआ तो ये दोबारा से पूरी ताकत से जुट गए थे कि दिल्ली पर कब्जा करना है। अब ये भी अकबर के सामने बड़ी समस्या थी
कि दिल्ली पे कब्जा हो गया है तो फिर जैसे हुमायूं को भागना पड़ा ऐसे अकबर को भी भागना पड़ सकता है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी अकबर के सामने। तो सिकंदर सूर लिख लेना कहाँ का था, पंजाब का शासक था उस समय। ये पंजाब से उत्तर भारत तक चाहता था साम्राज्य स्थापित करना, कहां तक, उत्तर भारत तक चाहता था। ठीक है। आदिल शाह, जो मैं नाम लिखाया ना, आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह पूरा नाम है, जो बिहार और आगरा से दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। मोहम्मद आदिल शाह कहां से, बिहार से। ठीक है। ये दोनों शासक अफगान शासक थे जो अलग अलग इलाकों पर शासन कर रहे थे, चाहते थे दोनों दिल्ली पर आना, क्योंकि इनके पूर्वजों ने भी कोशिश करी क्या है दिल्ली पर अधिकार करने की। ठीक है। हालांकि इसके बीच में शेरशाह सूरी का एक टॉपिक आता है, वो सूर वंश का रहता है, उसे हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी मुगल साम्राज्य का ही चल रहा है। ठीक है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कई बार आपको पढ़ने को मिलती है, जैसे लड़ाई आता है कई बार हेमू के बारे में प्रश्न आता है कि पानीपत की सेकंड लड़ाई बताओ किस किस के मध्य में हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। बाबर ने जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया और लड़ाई को जीत लिया और इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में मार दिया। पहला मध्यकाल का शासक जिसे मारा गया, जिसका नाम इब्राहिम लोदी। फिर इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर भी दे दिया, ऐसा अलग अलग तथ्य किताबों में इतिहासकारों ने कहा है, वो अलग घटना है। ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था योग्य सेनापति हेमू, जो कि एक हिंदू था, और अपनी भाषा में बोलते हैं ना बनिया, जो व्यापारिक होता है, पढ़े को होता है, वो था हेमू। व्यापार का काम करता था, बाजार को संभालता था एक अफगान शासक के समय में। ठीक है। युद्ध कुशलता भी इसके अंदर, राजनीतिक दूरदर्शिता का भी व्यक्ति था। तो हेमू का नाम बड़ा आता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर को शुरू हुई, नवंबर के महीने में, और वर्ष 1556 थी। 5 नवंबर 1556 को आमने सामने आती हैं अफगान सेना और मुगलों की सेना। मुगलों की सेना में अकबर, और अकबर के साथ बैरम खां था, और अफगानों की सेना में कौन था, मोहम्मद आदिल शाह प्रमुख उस समय अफगान का शासक था, लेकिन उसका सेनापति लड़ा इस लड़ाई को। कौन लड़ा, हेमू लड़ा। इसे डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से बताएंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई, लेकिन पार्ट दूसरा आएगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हेमू मोहम्मद आदिल शाह का कौन था, सेनापति। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। हेमू ने 24 लड़ाइयां लड़ी, अलग अलग छोटे मोटे स्तर पर 24 लड़ाइयां लड़ी जब अफगान के सेनापति के रूप में काम कर रहा था। 24 में से 22 जीती थी, इतना योग्य और ताकतवर था। 22 लड़ाइयों को जीता था इसने, इतना ताकतवर व्यक्ति था। ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि 22 लड़ाइयां इसने जीती, किसने जीती, हेमू ने, तो आदिल शाह ने इसे एक उपाधि दी, विक्रमाजीत की उपाधि से इसे सम्मानित किया, और एक काम दे दिया कि आपको मुगलों को भारत से बाहर भगाना है। मोहम्मद आदिल शाह ने ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी, ये काम किसको दे दिया, हेमू को दे दिया। हेमू से कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि मुगलों को भारत से बाहर खदेड़िए। ठीक है। और मुगलों में उधर कौन आ गया था, दिल्ली की गद्दी पर अकबर आ गया था। तो सामना होना था अब हेमू का और अकबर का। ठीक है। जैसे इधर हुमायूं का निधन हुआ 1556 में, तो हेमू पूरी ताकत के साथ सेना को लेकर के आगरा के लिए निकल गए कब्जा करने के लिए। आगरा में कब्जा भी कर लिया, क्योंकि आगरा में कोई एक मुगल शासक था छोटा मोटा, जैसे बिठा के जाते थे आप, यहाँ के राज्यपाल वहाँ के राज्यपाल, तो उसको हरा दिया और वो दौड़ करके दिल्ली पहुंच गया। आगरा पे भी कब्जा कर लिया और दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, हेमू ने। दिल्ली पे भी कोई एक मुगल शासक बैठा था, मुगल शासक का मतलब है कोई राज्यपाल बैठा दिया था उस समय तक, कुछ समय के लिए, जब तक अकबर पंजाब में था, तो उसको भी हरा दिया और भगा दिया दिल्ली से। तो आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया हेमू ने 1556 में। ठीक है। और ये दूसरे अफगान वंश की स्थापना कर दी फिर एक बार। और एक ये राजपूत शासक था, एक हिंदू शासक था, किसी हिंदू व्यक्ति ने, किसी हिंदू शासक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम हेमू था, जो एक व्यापारी था, रेवाड़ी का रहने वाला था। ठीक है। व्यापार का काम किया करता था अफगानों के साथ। आगे बताएंगे उसके बारे में डिटेल में। आगे देखो, बैरम खां हेडिंग डाल लेना थोड़ा सा, बैरम खां के बारे में 2 लाइन लिख लो। बैरम खां का बड़ा उल्लेख आता है। बैरम खां कहाँ का निवासी था, बल्ख राज्य का रहने वाला था, ये लिख लेना, बल्ख राज्य। अफगानिस्तान में एक रियासत पड़ती है बल्ख नामक, वहां का रहने वाला था, वहीं पर जन्म हुआ था। वहां से जो भारत आया था आजीविका, कुछ रोजी रोटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आगमन हो गया था बाबर के बाद इधर भारत में आने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों को रास्ता भी पता चल गया था, और ये भी पता चल गया भैया कि भारत में संसाधन है बहुत सारे, तो वहाँ कोई ना कोई हम रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं। तो सामान्य तौर पे आया था जी। लेकिन उसी समय जब आया था, उसी समय हुमायूं के आक्रमण हो रहे थे इधर भारत में दोबारा निर्वासन काल के बाद, तो हुमायूं की सेना में शामिल हो गया था भारत आने के बाद। तो बल्ख का निवासी था, ब्रैकेट में अफगानिस्तान लिख लेना। आजीविका की खोज में भारत आया था, नौकरी की खोज में आया था, ऐसे लिख लेना। भारत आया था हुमायूं के साथ, एक सामान्य सिपाही के तौर पर इसने सेवाएं शुरू कर दी थी, सामान्य सिपाही के तौर पर। ठीक है। अब आगे पॉइंट लिखना, सर हिंद के युद्ध में बैरम खां
एक ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ भाग लिया, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया हुमायूं के साथ। तो हुमायूं बड़ा प्रसन्न हुआ है उसकी ईमानदारी को देख करके, उसके कार्यों को देख करके, उसके युद्ध नीति को भी देख करके। इस वजह से हुमायूं ने अकबर के साथ उसे परमानेंट घोषित कर दिया कि आप संरक्षक रहेंगे आगे तक। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट नोट कर लेना। अब देखो 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है, 56 से 60 क्या साल है, 4 साल। तो 56 से 60 तक का जो शासनकाल है वो बैरम खां के नेतृत्व में शासनकाल चलता है। ये संरक्षक घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए पेपर में कि 1556 से 1560 का शासनकाल किसके हिसाब से चला भारत में अकबर को गद्दी पर बैठाने के बाद, तो बैरम खां के संरक्षक में शासनकाल चला था 56 से 60। क्योंकि अकबर, मैंने जैसा कि आपको बताया, कम आयु का था, 13 साल का, तो उसे नॉलेज नहीं थी इतनी बड़ी शासन को। अब यहाँ पे जैसे अकबर बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, तो इच्छाएं तो जागती हैं, आपको पता है, फिर क्यों करेगा भाई किसी के अंडर में काम। तो जैसे जैसे अकबर 60 तक का शासन क्या गया, तो अकबर की भाई एज में वृद्धि हो गई, उम्र में वृद्धि हो गई, वयस्क होने लग गया। तो अकबर किसी को पसंद नहीं करता था कि मैं किसी के अंडर के हिसाब से काम करूं, स्वतंत्र रूप से काम करूंगा, कहाँ पे लड़ना है कहाँ पे नहीं लड़ना है, किस हिसाब से शासन चलाना है। तो इधर बैरम खां का पतन होना शुरू हो गया था धीमे धीमे 60 तक के आकर के। तो इधर बैरम खां का पतन हो गया, मतलब बैरम खां को हटा देता है वो। प्रधानमंत्री के तौर पर भी बैरम खां ने काम किया। पूछा जाता है कि अकबर का पहला प्रधानमंत्री कौन था, अकबर का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पहला प्रधानमंत्री अकबर का था क्या नाम है इसका, बैरम खां। तो 60 में से हटा दिया। जब अकबर की उम्र बढ़ गई तो अकबर ने कहा अब अपने तरीका से करेंगे। जैसे इसे हटाया, बैरम खां को हटाने में कुछ महिलाओं का भी हाथ था जो अकबर के परिवार से आती थी, खानदान से आती थी। ठीक है, तो देखो दूसरा पार्ट आता है कभी 1560 से 1564, ये भी 4 साल का है। 60 से 64 जो दूसरा पार्ट था, इसे पर्दा प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में क्या बोलते हैं इसी को, पर्दा प्रशासन। ये कुछ हरम की महिलाओं के द्वारा, हरम में रहने वाली कुछ महिलाओं के द्वारा ये शासनकाल था। ठीक है, हरम की महिलाओं का मतलब एक तो माथा मुख्य थी, यानी कि माताजी हमीदा बानो बेगम, वो मुख्य महिला थी जो अकबर के साथ में रहती थी। अब उन्होंने अकबर की शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया और अकबर को अपने हिसाब से शासन चलाना शुरू कर दिया। और एक माहम अनगा थी जो सौतेली माता थी, है ना, जिन्होंने लालन पालन किया था जब हुमायूं छोड़ गया था, इन्हीं के पास छोड़ गया था, कम उम्र की अवस्था में ईरान चला गया था मदद लेने के लिए। माहम अनगा और अकबर की माता जिसका नाम हमीदा बानो बेगम, इन महिलाओं ने शासन चलाया 4 साल तक। तो 4 साल के टाइम को क्या बोलते हैं, महिलाओं का शासनकाल या पर्दा प्रशासन। इसी वजह से बोलते हैं इसको पर्दा प्रशासन के हिसाब से चला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना, बेसिक बात है। जब बहुत डिटेल में पूछा जाएगा जब आएगा आपके लिए, आप टेंशन नहीं लेनी, बहुत डिटेल वाले पॉइंट है। जे पुलिस के एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम में या एसआई के एग्जाम तक भी बहुत मुश्किल है कि यहाँ से आ जाए। बहुत मुख्य चीज आती है कि अकबर का प्रधानमंत्री बताइए, बैरम खां था इस तरीके से, पानीपत की लड़ाई कब हुई ये बताइए। ठीक है, अकबर गद्दी पर कहाँ बैठा ये बताइए, अकबर गद्दी पर बैठा था उस जगह का नाम बताइए, अकबर का राज्य अभिषेक कौन सी वर्ष में हुआ, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ पे हुआ था, है ना, ये प्रश्न आते हैं। अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, अकबर की माता का नाम क्या था, अकबर का पूरा नाम क्या था, है ना, अकबर के शुरुआती शिक्षक किसे नियुक्त किया गया था, कौन सा शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था, ये प्रश्न आते हैं पुलिस के लिए। मैं तो सिर्फ आपके दिमाग में एक स्टोरी बिठा रहा हूँ, जिनको डिटेल से पढ़ना है वो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, और जिनको इनमें से क्वेश्चंस निकालने हैं वो क्वेश्चन निकाल के भी नोट करते रहें। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका वहीं से काम हो जाएगा जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये तो डिटेल में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हजारों बार पेपरों में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। 5 नवंबर को होती है, वर्ष 1556 थी। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई। और जैसे ही मैंने कहा नहीं कि जैसे हुमायूं का निधन हुआ तो इधर जो हेमू था सेनापति किसका, मोहम्मद आदिल शाह अफगान शासक का, वो पूरी सेना को लेकर के पूरी ताकत से आगरा जीता उसने, आगरा से हटा दिया, एक मुगल शासक था छोटा मोटा, उसे हरा दिया, पराजित कर दिया, वो भाग गया दिल्ली। फिर आगरा से दिल्ली गया वो सॉरी दिल्ली गया, दिल्ली में भी था एक तातार खान नाम का व्यक्ति था, कल चर्चा करेंगे डिटेल में इस लड़ाई की, उसे भी हटा दिया। जब अकबर को पता लगा पंजाब में यार ये तो बहुत समस्या खड़ी हो रही है, हमारे यहाँ से दिल्ली भी चला गया और आगरा भी चला गया, पूरी ताकत से हेमू ने कब्जा कर लिया दोनों इलाकों पे। जब अकबर वहां से चला अपनी सेना को लेकर के इनको हारने के बाद, और जब ये हार गए तो पानीपत के मैदान में फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, फिर युद्ध होता है यहाँ पे अकबर का और हेमू का। कल चर्चा करेंगे डिटेल में, अभी हाल फिलहाल वर्ष लिख लो। इधर देखो मालवा एक राज्य था, आमेर, मेड़ता, कालिंजर और हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की लड़ाई सबसे ज्यादा पूछी जाती है, 1576 में हुई थी, आपको पता है, कल चर्चा करेंगे। इस लड़ाई को भी इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी कहानी के तौर पे आपको समझाएंगे, लड़ाई के क्या क्या तथ्य थे,
क्या क्या घटनाएं थी, क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां और कठिनाइयां थी हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर के सामने, और उधर जो राजपूत शासक थे, मेवाड़ के राजपूत शासक थे, चित्तौड़गढ़ के राजपूत शासक थे, उनके विषय में आपको बताएंगे, ठीक है, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। तो देखो, मालवा पे भी आक्रमण किया अकबर ने, आमेर पे भी आक्रमण किया, मेड़ता पे भी किया, कालिंजर पे भी किया। इनको दूसरी क्लास में लाएंगे, अभी मैं बता रहा हूं यहाँ गया। अकबर ने गुजरात को भी जीता, ठीक है, कब जीता, 1572-73 में। और गुजरात को जीतने के बाद ही अकबर ने क्या बनवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। गुजरात को ही जीतने के बाद, यह प्रश्न आ चुका है कई बार, नोट कर लेना, काय का निर्माण कराया, फतेहपुर सीकरी का। कब जीत के आया गुजरात को, 1572-73 में, और तभी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। फिर दक्षिण भारत में भी पहला अभियान चलाया इसने, और दक्षिण भारत में पहला अभियान अकबर ने चलाया अहमदनगर राज्य के खिलाफ। कौन से राज्य के खिलाफ, अहमदनगर राज्य के खिलाफ दक्षिण भारत में पहला अभियान चलाया था। और इधर से मैं हटा देता हूं, आप वीडियो को नोट कर लेना, थोड़ा सा 2-4 बात और मैं बता देता हूं। ये प्रश्न आते ही हैं, इन पे तो चर्चा हम करेंगे ही। जो बेसिक क्लास आज अकबर की रही, ठीक है भाई साहब, दिक्कत नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा आप। अब अकबर जो प्रश्न बनते हैं अकबर से सबसे ज्यादा, दूसरी क्लास में ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा। अकबर के जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं एक धार्मिक शिक्षा नीति से, और बनते हैं कौन सी शिक्षा नीति से। अकबर फेमस रहा धार्मिक नीति के लिए फेमस रहा, माफ कीजिए शिक्षा लिख दिया मैंने, उसमें बोल रहा था धार्मिक नीति भी बड़ी प्रसिद्ध थी अकबर की। कौन सी नीति प्रसिद्ध थी, धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति बड़ी फेमस थी और बहुत प्रसिद्ध थी, ठीक है। इससे बड़े भाई प्रश्न आते हैं, क्योंकि अकबर एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों को संरक्षण देता था, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, और मुस्लिम तो था ही। सभी धर्मों के लोगों को संरक्षण देता था, सभी धर्मों के लोगों की बात सुनता था, ऐसा एक शासक रहा। हालांकि तानाशाही जीवन भी रहा अकबर का, इतिहासकारों ने लिखा है। निरंकुश शासक के रूप में भी अकबर को जाना जाता है। निरंकुश मतलब तानाशाही शासक था, बहुत सारे मामलों में तानाशाही फैसले भी लिए, और बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर ने बहुत सारे काम भी अच्छे किए, सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए। तो धार्मिक नीति में जैसे देखो, सुलह कुल की नीति शुरू करी साहब अकबर ने, सुलह कुल की नीति नोट कर लेना इनके बारे में, और डिटेल से दूसरी या तीसरी क्लास में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे लिख लो, प्रश्न आ जाता है डायरेक्ट। और जी कहाँ पे शुरू किया था अकबर ने, आगरा में, सुलह कुल। और इसका मतलब था हिंदू और मुस्लिमों को एकता के साथ रहने के लिए, हिंदुओं को और मुस्लिम लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। कैसे रहें आपस में, भाईचारे के साथ, ठीक है। ऐसी व्यवस्था स्थापित करी अकबर ने आगरा के अंदर, और कौन सी नीति के तहत, सुलह कुल नीति। और शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, अकबर था, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। ये धार्मिक नीति का एक पॉइंट है। आगे बात करें, 1563 में एक टैक्स हटा दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया साहब, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, ठीक है। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, जी लिखते चलना, और डिटेल में मैं बताऊंगा अगली क्लास में। जजिया कर समाप्त कर दिया जी, अच्छे काम रहे अकबर की धार्मिक नीति को लेकर के। तीर्थ करते थे ना व्यक्ति, उससे पहले टैक्स चलता था भारत में, और ये हुमायूं और बाबर ये लोग शासक लगा गए, तो इन्होंने 1563 में खत्म कर दिया कि किसी पर टैक्स नहीं लेंगे तीर्थ यात्रा कर पाए। जैसे कहीं कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है या कहीं पे भी देवालय में, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, जो हिंदुओं से लिया जाता था। कब समाप्त कर दिया, 1564 में। इसके अलावा कुछ और एक पॉइंट है, देखो 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी। क्या की स्थापना करी, इबादत खाना की स्थापना करी अकबर ने। और इबादत खाना की स्थापना कहाँ करी, फतेहपुर सीकरी में। इसका मतलब क्या हो जाए, पूजा स्थल, पूजा गृह स्थल होता है, इसका मतलब इबादत खाना इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें 1575 में स्थापित करी। पहले तो इसमें मुस्लिम लोगों को ही प्रवेश था कि पूजा गृह स्थल में कौन आएंगे, मुस्लिम लोगों ही आएंगे। लेकिन 1578 में लिख लेना, 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दे दी गई। सभी धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम जैन है ना, सभी धर्मों को लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। कब दी गई, 1578 में दी गई। और स्थापना कब हुई, 1575 में। और कहाँ पे बनाया जी, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे स्थापना करी इबादत खाने की, फतेहपुर सीकरी में, सभी धर्मों के लोगों को स्थापित करने के लिए।
और मुख्य तौर पर यहाँ जो चर्चा होती थी इबादत खाने में, जैसे जैन धर्म के लोग भी आते थे, बौद्ध धर्म के लोग भी आते थे, मुस्लिम धर्म के लोग भी होते थे। बृहस्पतिवार का दिन फिक्स था, बृहस्पतिवार को अकबर यहाँ पर चर्चा करता था सभी धर्मों के लोगों के साथ बैठ करके फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के भीतर, जिसकी स्थापना 1575 में हुई और 1578 में सभी धर्म के लोगों को अलाउ किया, अनुमति दी गई और बृहस्पतिवार को बैठ करके वो चर्चा किया करता था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। एक धर्म चलाया उसने 1582 में, ये बहुत आता है एग्जाम में, दीन ए इलाही, नया धर्म ही चला दिया, दीन ए इलाही लिख लेना, नया धर्म। इसका नाम रखा अकबर ने, क्या नाम रखा, दीन ए इलाही, इसका नाम रखा था 1582 में। ठीक है, और इसको अपनाने वाला जो हिंदू शासक था, कई बार आता है, बीरबल था। दीन ए इलाही को कौन से हिंदू व्यक्ति ने अपनाया अकबर के शासनकाल में रहने वालों में? बीरबल ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बीरबल ने। ठीक है, और दीन ए इलाही का जो करता धरता था इस धर्म का, वो था अबुल फजल। अबुल फजल करता धरता था। ठीक है, इस धर्म का। 1563 में बात करें तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक पॉइंट लिख लेना, 1563 में अकबर ने पंजाब में, स्पेशली कौन से राज्य में? पंजाब में, क्या पे प्रतिबंध लगा दिया? गौ हत्या पर। गौ हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। तो ये कुछ पॉइंट मैंने जो बताए, जो एग्जाम में जब सबसे ज्यादा पूछे गए, वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए अकबर की धार्मिक नीति को लेकर के, कि धर्म को लेकर के अकबर ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं शुरू करी है ना, कौन कौन सी चीजें स्थापित करी, कौन कौन से धर्मों को मानता था और किस में विश्वास रखता था। अब कल की चर्चा में तो और भी बताएंगे, बहुत सारा पॉइंट भी है जो अकबर से आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह। ये तो बेसिक परिचय है, आज की क्लास तो बेसिक ही मैं बता रहा हूँ, और इन पॉइंटों को तो रट लेना है, ये सभी पूछे गए। भाई सुलह नीति किसने चलाई? अकबर ने। कहाँ पे? आगरा में। तीर्थ यात्रा कर कब खत्म कर दिया? 1563 में। तीर्थ का मतलब है जैसे तीर्थ बनारस जाते हैं, आप मथुरा जाते हैं, आप इलाहाबाद जाते हैं, आप इन जगहों पे जाने पे टैक्स लगता था, मुगल लेते थे, उसको खत्म कर दिया, कोई टैक्स नहीं चलेगा। 1564 में जजिया कर, जो कि सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। 1564 में मुगलों में जजिया कर को सबसे पहले किसने खत्म किया? अकबर ने खत्म कर दिया 1564 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी फतेहपुर सीकरी के अंदर, जो कि एक पूजा स्थल के रूप में जाना जाता था। कुछ सालों के बाद 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को अनुमति दे दी गई। 1582 में एक नया धर्म चलाया अकबर ने, जिसका नाम दीन ए इलाही रखा गया, जिसका मुख्य कर्ता धर्ता अबुल फजल था। और अबुल फजल ने उल्लेख किया है कि इसमें 18 लोग कुल शामिल थे, और हिंदुओं में किसने अपनाया था इसे? बीरबल नामक व्यक्ति ने, है ना। किसने अपनाया था? बीरबल नामक व्यक्ति ने इसे अपनाया था। और पंजाब में 1563 में गौ हत्या पर भी रोक लगा दी थी। कौन सी हत्या पर रोक लगा दी? गौ हत्या पर। किसने रोक लगाई? अकबर ने। ठीक है, और अकबर 2 संतों में बहुत विश्वास रखता था, वो कल की क्लास में हम बताएंगे, लेकिन पहले मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। अकबर 2 संतों में बहुत विश्वास रखता था, उनको बहुत मानता था अकबर, उनकी यात्रा हमेशा करता रहा अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में। 1556 से लेकर 1605 तक, 1605 में अकबर का निधन हो जाता है एक बीमारी के कारण। तो इस बीच में वो 56 से 1605 तक के बीच में अकबर भारत में 2 सूफी संतों की हमेशा यात्रा करता था, उनकी मज़ारों पर जाता था, उनके दर्शन करता था। ठीक है, एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाता था अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर की यात्रा करता था, और फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करता था। तो इन दोनों दरगाहों पर विशेष यात्रा करता था। तीसरा अगर बात करें तो संगम, यहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, अकबर वहाँ भी जाता था, और कहा गया है इतिहास में कि वहाँ के पवित्र जल को भर करके, जहाँ दिल्ली में अपने शासन में बैठता था, पवित्र जल को साथ में रखता था किसी घड़े में भर करके। उसका इतना झुकाव था, मान्यता थी और मानता था गंगा के महत्व को, गंगा जल के महत्व को, है ना। यह ऐसा भी लिखा है इतिहासकारों ने। अकबर ने इलाहाबाद को ही अल्लाह का नगर नाम दिया, अल्लाह का नगर, इलाहाबाद को, इलाही का बाद भी उसे बोलते हैं, अल्लाह का नगर भी नाम दिया, हालांकि प्रयागराज है वर्तमान में उसका नाम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं कल की क्लास में और तीसरी क्लास में, 3 क्लासें बनेंगी अकबर की, चूँकि अकबर बड़ा टॉपिक है। कल लड़ाइयाँ भी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, पानीपत की 2nd लड़ाई भी बताएंगे, पूरे कहानी की शक्ल में बताएंगे, स्टोरी की शक्ल में आपको याद करा देंगे पानीपत की 2री लड़ाई। लेकिन आपकी पुलिस की जॉब लग जाएगी सिर्फ उसकी वर्ष से और उसके शासकों से। पानीपत की 2री लड़ाई किसने लड़ी? अकबर ने और हेमू ने लड़ी। कब लड़ी? 1556 में लड़ी, डेट भी आ जाए तो 5 नवंबर को लड़ी। और कहाँ पे लड़ी? पानीपत में। और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। अकबर का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बैरम खां था। ठीक है, धार्मिक नीति में अकबर ने सुलह कुल कहाँ पे शुरू किया? आगरा में शुरू किया था। इस तरीके से पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दूसरे और तीसरे पार्ट में अवश्य मिलेंगे, और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े वो प्लेलिस्ट में जाकर के नोट्स बनाएं, और आगामी आने वाली परीक्षाओं में, चाहे दिल्ली पुलिस की हो, 50 नंबर की जीएस आएगी, उम्मीद है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप चिंता ना करें। उस स्तर से, उस हिसाब से मैं आपको
पढ़ा करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है। संवैधानिक की क्लासों को अभी थोड़ा रोका हुआ है, तो एक बार मुगलों के टॉपिक को खत्म कर देते हैं, फिर दोबारा से संविधान को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो मुगलों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर संवैधानिक क्लासेस को जारी रखेंगे और इसका रिवीजन कराएंगे। ऑफलाइन सेंटर वाले सुन लें इस क्लास के माध्यम से, और ऑनलाइन वालों के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा अकबर को खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद। बाबर के, हुमायूं के और अकबर के 3 शासकों के जितने प्रश्न अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए वो क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 क्लासों में, जितने भी हो पाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।